हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। और आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाई किया था और उसके बारे में थोड़ा सा हमने ध्यान दिया था कि किस किस कैटेगरी में कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और क्या क्या सबके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना प्लीज सबको बोल्ड लेटर से लिखना या फिर रेड पेन से हाईलाइट कर देना या फिर हाइलाइटर यूज करके उसको हाईलाइट कर देना। एटलीस्ट एग्जाम्पल लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लाइक माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, मैंने और बताया था सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन, ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं इसको प्लीज हाईलाइट कर देना ताकि जब रिवीजन कर रहे हो तो एक फ्लो में वो आपको नजर में दिख जाए। लेकिन हाँ, आज का लेक्चर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जा रही हूँ, चाहूँ तो मैं बहुत डेप्थ में जा सकती हूँ, 2 लेक्चर 3 लेक्चर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे भी ले सकती हूँ, लेकिन फायदा नहीं है उतना ज्यादा कुछ जाना। जितना मैं नोट्स दे रही हूँ उसको मल्टीपल टाइप रिवाइज करो, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो चलो लास्ट लेक्चर मतलब आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर को शुरू करने से पहले फिर से आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट इन द सेंस आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देना। मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ ना ताकि वो रिवाइज होते चला जाए। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड लेक्चर और ठीक है ना, और फर्स्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा था, डिफरेंस के बारे में पढ़ा था और हमने 5 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था। वो 5 क्राइटेरिया था जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब वो था क्राइटेरिया टू डिफाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। वो 5 क्राइटेरिया था मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और कॉन्शियसनेस, मूवमेंट, है ना। दीज ऑल आर द 5 क्राइटेरिया, जिसमें से जो लास्ट जो 2 था दैट वाज मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस आर द मतलब बहुत ज्यादा एग्जैक्ट पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं टू डिफाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट लिविंग, है ना, जिसके मैंने आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा था, है ना। चलो अब और मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था जिसका एक क्वेश्चन था म्यूल। तो म्यूल जो है वो 2 तरह के गैमीट से, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज के गैमीट से बनता है और उस गैमीट का नाम है फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी से बनता है म्यूल। इस म्यूल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हॉर्स का आता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक डोंकी का आता है ना। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये म्यूल स्टेराइल होता है, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, चलो ये हमने बात किया था। अब लास्ट लेक्चर जैसे लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने कुछ टॉपिक पे बात किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में और हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2O होल ब्रैकेट N। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 के फॉर्म में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, हमें एनर्जी मिलता है उसको कंज्यूम कर करके, है ना। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ग्लूकोज के बारे में दिया था कि ग्लूकोज इज द, समझने के लिए कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी किस तरह से ग्लूकोज से मिलता है वो भी बताया था कि हम लोग जब स्कूल से आते हैं, बाहर से कहीं आते हैं, थके हुए होते हैं तो हम ग्लूकोज का कंजम्पशन क्यों करते हैं, हमने ये भी बात की थी लास्ट लेक्चर में। और हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, मोनोसेकेराइड, डायासेकेराइड मतलब ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल था ग्लूकोज और 2 और बताओ जल्दी से। एक मैंने बताया ग्लूकोज, 2 को आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो कि 2 और कौन सा मोनोसेकेराइड मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, और अगर कुछ नया जानते हो, कुछ एक्स्ट्रा जानते हो तो वो भी लिख सकते हो। इट इज नॉट अबाउट जो मैंने बताया, मैंने तो सिर्फ 2-3 जो ज्यादा इंसान यूज करता है उसके बारे में बताया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैंने बताया था ओलिगोसेकेराइड, जिसमें जो ग्लूकोज का जो नंबर होता है या जो शुगर मॉलिक्यूल का नंबर होता है वो होता है हमारा ऑलमोस्ट 2 to
9 मॉलिक्यूल ऑफ होते हैं ओलिगोसैकेराइड में, राइट। और 2 to 9 होते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स मैंने बताया था कुछ, लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, सुक्रोज जिसको हम नॉर्मल शुगर कहते हैं जो यूजेबल फॉर्म ऑफ शुगर होता है, हर के घर में जो इस्तेमाल होता है, और एक हमने लिया था माल्टोज जो कि फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं, है ना। अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताना है कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये दोनों को ब्रेक अगर हम करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल जो बनता है वो 2 मॉलिक्यूल का क्या नाम है। एक मैं बता देती हूँ, जैसे लैक्टोज को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम सुक्रोज को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, और अगर हम माल्टोज को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा। नेक्स्ट था हमारा पॉलीसेकेराइड। इस पॉलीसेकेराइड में हमने पढ़ा था सेल्यूलोज के बारे में पढ़ा था, और हमने काइटिन के बारे में पढ़ा था, और हमने स्टार्च के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो प्रोटीन के बारे में है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह से प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए मेनली जाना जाता है। ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन इज मेनली नोन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रोटीन किस चीज का बना हुआ होता है, तो जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। लेकिन इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन होता है। बिना नाइट्रोजन के कोई भी प्रोटीन नहीं बन सकता है। ठीक है, यही रीजन है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो प्लांट जो कीड़े भी खाते हैं और खुद का खाना भी बनाते हैं, है ना। तो आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं जब वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। वेट अ मिनट। वो जब अपना खाना खुद से बना सकते हैं, फिर उनको कीड़े को खाने की जरूरत क्या पड़ गई। तो उनकी जरूरत कुछ ऐसी होती है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। नो, नॉट प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, वहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। वो ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है नाइट्रोजन की। ग्रो तो कर गए, कार्बोहाइड्रेट वो खुद से बना लेंगे, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट वो खुद से बना लेंगे, लेकिन उनको प्रोटीन की जरूरत कहाँ से होगी। नाइट्रोजन तो है नहीं मिट्टी में, अब कहाँ से मिलेगा उनको नाइट्रोजन। तो वो कैप्चर कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट्स के बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को वो डाइजेस्ट कर, उस नाइट्रोजन को वो ले लेते हैं, और फिर वो बहुत परेशान कर रहा है ये मुझे। उस नाइट्रोजन को वो ले लेते हैं और ले करके वो उनके बॉडी में जो भी प्रोटीन की कमी होती है, जिस भी फॉर्म में उनको प्रोटीन को बनाना होता है, वो उस फॉर्म में बना लेते हैं। मतलब कहने का कि प्रोटीन, तो हम बात कर रहे थे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं उनको प्रोटीन की को कंज्यूम करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो बेसिकली प्रोटीन बनाने के लिए उनको इंसेक्ट्स को कैप्चर करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको कैप्चर करना पड़ता है, राइट। अब आगे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, चलो अब चलो देखते हैं। प्रोटीन कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता है। लेकिन एक और बात है कि सम में ऑल्सो कंटेन सल्फर। कुछ प्रोटीन में, मतलब देखो एक बात बताती हूँ, प्रोटीन जो होता है दैट इज प्रोटीन एक प्रकार का बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसका सब यूनिट होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का कंजम्पशन, प्रोटीन को बना रहे होते हैं, राइट। तो वही मैं बता रही हूँ कि कोई सा भी अमाइनो एसिड हो, हर अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन तो जरूर से होंगे, लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ मिथियोनीन। ये मिथियोनीन एक प्रकार का अमाइनो एसिड होता है जिसमें सल्फर होता है, लेकिन सल्फर ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि हर अमाइनो एसिड में सल्फर होगा ही होगा। कुछ अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर होते हैं,
ठीक है। और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिसमें फॉस्फोरस, नॉट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज नॉट प्रेजेंट, राइट, जिसमें सल्फर होते हैं। चलो नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड केमिकल मटेरियल फॉर ग्रोथ। प्लीज इसको इस तरह से बॉक्स में कर लेना या फिर इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, या अंडरलाइन कर लेना। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल एंड टिश्यू, टिश्यू को भी ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो टिश्यू रिपेयर हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है, अमाइनो एसिड इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट यूनिट को हम अमाइनो एसिड कहते हैं। अब ये प्रोटीन मिलेगा कहाँ, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो पढ़ लिया, आलू खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चावल खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ग्लूकोज पियो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बट ये प्रोटीन कहाँ मिलने वाला है? प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है मिल्क, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है एग। एक बात मैं बताऊं, मिल्क को हम कंप्लीट डाइट नहीं कहते, मगर एग को हम कंप्लीट डाइट कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? मिल्क को कंप्लीट डाइट नहीं कहते हैं और एग को हम कंप्लीट डाइट कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि मिल्क डज नॉट कंटेन विटामिन सी, ठीक है, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन एग में ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट, इसलिए हम लोग एग को कंप्लीट डाइट कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अगर कोई एक बात पूछे, चलो बताओ कि व्हाट इज द नेम अ कंप्लीट डाइट, एक ऐसा डाइट के बारे में बताओ जिसमें हर प्रकार के आपको वो मिल जाएंगे न्यूट्रिएंट, तो दैट इज एग। मिल्क नहीं कह सकते, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है। और कहाँ मिलेगा ये? मीट, एग, और कहाँ मिलेगा? नट्स में मिलेंगे, फिश में मिलेगा, ये सारी चीजें दैट इज रिच इन प्रोटीन। चलो, एक दो डिजीज है जो कि प्रोटीन की कमी से हो सकती है और उस बीमारी का नाम है मैरस्मस और क्वाशीओरकर। मैरस्मस और क्वाशीओरकर, इन दोनों प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। थोड़ी सी कमी ये है कि मैरस्मस जो होता है, मैरस्मस में प्रोटीन की कमी तो है, मैरस्मस इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, और लेकिन इसमें यह होता है कि प्रोटीन को हम हटा देते हैं, मतलब मदर्स मिल्क दैट इज रिच इन प्रोटीन, वो हम लोग बच्चे का बीमारी है, छोटे बच्चों में ये मैरस्मस और क्वाशीओरकर होता है। मैरस्मस और क्वाशीओरकर ये जो है, ये दोनों के दोनों डिजीज छोटे बच्चों में होता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि मैरस्मस जो है, अगर मदर्स मिल्क को हम रिमूव कर मतलब हटा देते हैं, माँ अनेबल होती है दूध पिलाने के, इसमें ये अक्सर तब होता है जब माँ, छोटा बच्चा ही होता है और माँ दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो ऐसे केस में जनरली मैरस्मस डिजीज हो सकता है या क्वाशीओरकर डिजीज हो सकता है। होता यह है कि मदर्स मिल्क छूट जाता है और छूट करके बच्चे को कोई प्रॉपर टाइप का डाइट नहीं मिलता है, ना ही उसमें ढंग का कार्बोहाइड्रेट होता है और ना ही ढंग का प्रोटीन होता है। ऐसा केस में मैरस्मस बीमारी होती है। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा पतला, इतना ज्यादा पतला हो जाता है कि देख के तुम शायद कहोगे कि मतलब अफसोस करोगे कि कैसा हाल है इस बच्चे का। और क्वाशीओरकर में जनरली ये होता है कि मदर्स का जो मिल्क होता है, वो मिल्क क्या होता है, रिमूव, मतलब माँ फिर से अगेन दूध पिलाना बंद कर देती है और दूध पिलाना बंद करती है, लेकिन उसके बदले में वो प्रोटीन वाला डाइट नहीं देती है, वैसा डाइट नहीं देती है दैट इज रिच इन प्रोटीन, बल्कि उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट नहीं होता है, प्रोटीन का अमाउंट नहीं होता है। और इसका देख के कैसे बताएंगे कि किस बच्चे को क्वाशीओरकर है? तो इसका एक है कि वो जो बच्चा होगा उसका जो स्टमक होगा वो बेली शेप का स्टमक हो जाता है, पेट बिल्कुल ऐसा बल्ज आउट हो जाता है। तो ऐसी बीमारी को, छोटा बच्चा होता है, हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले से होते हैं और पेट जो होता है वो बिल्कुल बेली, बहुत ज्यादा पेट निकल जाता है, इस बीमारी को हम क्वाशीओरकर कहते हैं। दोनों बच्चों में होता है, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर कह सकते हैं, 2 इयर्स तक की उम्र में ये बीमारी जनरली बच्चों में होती है। और ये तब बीमारी होती है जब
माँ जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे को न्यूट्रिएंट नहीं दे पाती है और जल्दी जल्दी बच्चे कंसीव कर रही होती है। इस तरह के केस में ये क्वाशीओरकर जैसी बीमारी होती है। क्लियर? चलो, और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑल अबाउट फैट। फैट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्हाट इज फैट? चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैट। फैट के बारे में वो मैं वीडियो इसलिए पॉज कर दे रही हूँ, इसका भी रीजन बता दे रही हूँ। मैं चाह रही हूँ ताकि सारा टाइम यूटिलाइज हो जाए, ऐसा ना हो कि मुझे लिखने में बहुत वक्त बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं लिख रही थी ताकि आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो। ओके, तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फैट। फैट के बारे में पढ़ना। देखो, फैट भी जो होता है वो भी एनर्जी गिविंग फूड है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भी एनर्जी गिविंग फूड है। दोनों से हमें एनर्जी मिलती है, दोनों से हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। फैट से भी एनर्जी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलेगा। लेकिन फर्क ये होता है कि जो फैट से एनर्जी मिलता है वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं होता है। फैट जो होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है, मतलब आपने फैट को कंज्यूम किया, वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, और बाद के टाइम में जब जैसे अभी रोजा चल रहा है, हम लोगों का दिन भर कुछ खाना नहीं होता, तो अभी हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? अभी हमें एनर्जी फैट से मिल रही होती है। जो मेरे बॉडी में स्टोर्ड फैट होते हैं उनसे मुझे एनर्जी मिल रही होती है। राइट? तो फैट जो होता है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ये स्टोर फॉर्म में रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट तो फिर कहोगे मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल होता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल होता है, लेकिन फैट में ऑक्सीजन का नंबर कार्बन के रेस्पेक्ट में कम होता है। फिर से मैं बता दूं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल होता है, लेकिन फैट में कार्बोहाइड्रेट का नंबर ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का नंबर कम होता है। दोनों को दोनों कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही बने हुए होते हैं। फर्क ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा और फैट में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल नहीं होता है। कार्बन का नंबर ज्यादा और ऑक्सीजन का नंबर कम होता है। क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है, तो ये मैंने बात बता दी है कि फैट आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन जो नंबर होता है कार्बन और ऑक्सीजन का वो दैट इज नॉट इक्वल। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी बट नॉट इंस्टेंट एनर्जी। नॉट इंस्टेंट एनर्जी, फौरन का फौरन एनर्जी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चलो मुझे भी थकान हो रही है, मैं एक स्पून घी खा लेता हूँ, मुझे फटाक से एनर्जी मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमको फटाक से एनर्जी की जरूरत है तो ग्लूकोज का कंजम्पशन करो, कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करो, उससे एनर्जी मिलेगी, ना कि तुमको फैट से एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, मोर एनर्जी ज्यादा देगा कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ फैट? द सोर्स ऑफ फैट इज बटर, घी, cheese, fish, liver oil, etc. These all are good source of fat. Next है, अगर हम सिंपल यूनिट के बारे में बात करें तो ये सिंपल यूनिट होता है, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना लिख करके, अगर हो सके तो इसको एक बॉक्स में बंद कर देना, हाईलाइट कर देना, ताकि जब कभी रिविजन करो तो जल्दी जल्दी तुम्हारे नजर के सामने से वो गुजर जाए। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फैट। फैट के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। चलो, आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, बहुत रात हो गई है। तो मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और उस लेक्चर में हम लोग बेसिकली मिनरल्स और वाइटामिन्स को खत्म करेंगे, और जो भी है उसको फिनिश करके हम लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए नोट्स बना लेना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको जरूर से कमेंट में बताना, और जो डाउट हो मैं फिर से कह रही हूँ उसको पूछ लेना, और रिवीजन करते रहना, ताकि जब मैं लेक्चर नंबर 4 को रिकॉर्ड करूंगी तब आपको सब चीज आपके फिंगर टिप पे रहेगा। ओके, चलो टिल देन बाय।